अगर अब भी कोई उम्मीद है कि इस वक्फ बिल पर, तो नीतीश कुमार से उम्मीद है। मैं उनके आंख में आंख डालकर बात करने के लिए आया हूं, और उन्होंने पूरी मजबूती से दुआ से पहले अपनी बात वजीर आला के सामने में रखे। हम लोग भी उसको तायद किए। पार्टी में रह के लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। पार्टी में रह करेंगे तो फिर तो आप खिलाफ हो जाएंगे ना फिर पार्टी से। फिर ठीक है, पार्टी अगर समझती है कि खिलाफ होगा तो हम जमहूरियत में अपनी बात करने का, वक्फ में न सरकार का कानून चलेगा न किसी तंजीम का। जिसने वक्फ किया है अपने कीमती जायदाद को, उसमें डीड में क्या लिखा हुआ है वो चलेगा, उनका विश चलेगा, उनका विल चलेगा। ईमानदारी से कि वक्फ की संपत्ति कैसे बचे, ये जो जमीनें कब्जा है वो कैसे वापस हो। अगर मैं हिंदू होता है तो सर क्या दिक्कत है उसमें? अब दिक्कत है कि एक गलत ट्रेडिशन आ जाएगा, गलत ये आ जाएगा, तब फिर कल मुसलमान भी दावा करेंगे कि हमको क्रिश्चियन मिशनरीज में मेंबर होना चाहिए, कोई कोर्ट में चले जाएंगे, कोई मंदिर में होना चाहिए, गुरुद्वारा, उसका मिस यूज हो सकता है। ये एक आगे के लिए खतरा है। उसमें स्पष्ट है कि इस जायदाद से जो आमदनी होगी वो कौम और मिल्लत के बच्चों में तालीम के लिए, उसके रोजगार के लिए उसको खर्च किया जाए। और आज देखिए आपको जो कि वहाँ हम लोगों ने उन्हीं की याद में उस स्कूल का नाम रुस्तम अली रख दिया। अब 5 एकड़ से हमें 77,000 आ जाएगा। कितने हमारे 560 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। मार्केटिंग कम्प्लेक्स 2 बन रहा है वहाँ। कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि हम लोग आपके ये तंजीमें आपके अफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। इमारत शरिया, इदारा शरिया, खानका मुजीबिया, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये नाम दिया हुआ था। किसी पब्लिक से ये अपील नहीं कहे थे कि जो है कि किसी को नहीं जाना। खानका मुजीबिया के सज्जादा नसी, जिनका नाम उस लिस्ट में, वो खुद आए। इमारत शरिया के भी जो मुफ्ती सोहराब साहब, मैं तो नहीं जानता हूँ, वो भी गए थे उसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं वो ट्रेंडिंग पर है वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल। तो इन मुद्दों पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे कोच आधावन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब आपका और आपकी पूरी टीम का मुझसे बात करने के लिए। सर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात करना चाहेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम संगठनों का विरोध मतलब कि हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर भी विरोध शुरू कर चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर आप? वक्फ संशोधन बिल जब अगस्त 2024 में पार्लियामेंट में आया, मैं भी उस वक्त पटने में था। जब मुझे जानकारी मिली तो मुझसे भी लोगों ने, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, तो उस वक्त मैं बिल्कुल उस बिल में क्या प्रोविज़न है, क्या है, नहीं है, मैं कुछ भी बताने से, फिर मैं वक्फ बोर्ड गया और नहीं उसमें जो फिर वहाँ से जो उसका प्रिंट आउट निकाला वक्फ बोर्ड से, ये जो है कुल 44 पेज का है, जिसमें इसमें 110 लगभग क्लाउज है। फिर इसको ये अंग्रेजी में है जो ओरिजिनल, फिर इसको अध्ययन किया। अध्ययन में मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें इसमें जो है ये है जो आपत्तिजनक हैं, इसको दूर होना चाहिए। फिर उसके लिए मैं अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से, माननीय मंत्री विजय चौधरी से, माननीय मंत्री अशोक चौधरी से, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी से, फिर जो है पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी स्टेक होल्डर, जिसमें जमीयत उलमा, इमारत शरिया और दीगर जो मिली तंजीम के लोग भी थे, ललन सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री, उमेश कुशवाहा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और बहुत सारे मंत्रीगण थे, मैं भी था, खालिद अनवर साहब थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, सिया वक्फ बोर्ड। तो उस तरफ से आपत्ति दिया गया और उसमें जो जानकारी मिला भी, मैं भी जो जेपीसी को जो आया था कि मेल करके देना है, उसमें मैं भी दिया हूँ जेपीसी में। और उसके बाद जब जेपीसी की टीम पटना भी मैं आई थी तो जो है वक्फ बोर्ड, क्योंकि मैं एक वक्फ बोर्ड का खुद जिम्मेदार हूँ, तो के तहत जो है उसको दिया था अपना जो रिटर्न, जो मेरे टाइमलाइन में भी है, तो कोशिश किया। लेकिन कौन सा पॉइंट है उसमें जो 14 उसमें जो मेन जो पॉइंट था, जैसे एक कि जैसे वक्फ एक हो गया वक्फ फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के नाम से कर दिया,
और जैसे अपना मैं एग्ज़ाम्पल किशनगंज ज़िले में अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257, तो ये जो है रुस्तम अली साहब हैं, तो उन्होंने ये 30 एकड़ ज़मीन वक्फ किया। तो उसी तरह से ये वक्फ फी सबीलिल्लाह, उसी तरह अलल औलाद है। अलल औलाद में होता है कि जिन्होंने वाकिफ़ है, जिन्होंने वक्फ किया, उनके वारिसान ही, उनके बेटा, पोता, परपोता, उस हियरार्की में जो है वही लोग उसके जो मुतवल्ली बनते हैं। और जिस तरह से किशनगंज में बुलाकी वक्फ स्टेट है, और एक है कि वक्फ बाय यूजर्स, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ ये नहीं है, पता चल रहा है, लेकिन अब 200 साल 300 400 साल पहले कागज़ मिस हो गया, लेकिन एज ए वक्फ के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो वक्फ बाय यूजर्स हो गया। तो इसमें एक पॉइंट था इस नए बिल में, जो उसमें कि जो वक्फ बाय यूजर्स जो है, उसमें एक डेडलाइन दिया हुआ था कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक वेबसाइट है सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली, उस पर सबको ऑनलाइन करना पड़ेगा उस डेट तक। तो जिसका कागज़ नहीं होगा, जिसका कोई पेपर नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो हो सकता है कि भविष्य में वैसी संपत्तियां वक्फ से खारिज हो जाएं, उस पर सरकार अपना दावा कर दे। जब वक्फ का नहीं होगा तो सरकार का ही होगा। ये एक है। दूसरा था, पॉइंट है ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अपने यहाँ बहुत सारे जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाय यूज़, बाय इस्तेमाल जो है वो वक्फ है, उसका कागज़ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिल पा रहा है, कहीं आग उग में जल गया, सैलाब में बह गया, तो इन सब पर खतरा हो सकता है। दूसरा है कि जो वक्फ बोर्ड बनाया है, तो वक्फ के पावर को, जैसा इसका स्टडी करने से जो चौवाल रहे हैं कि लग रहा है कि इसके पावर को सीमित किया गया है, और कलेक्टर के पावर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जिसको समाहर्ता बोलते हैं, उसके पावर को बढ़ाया गया है। इन केस ऑफ कहीं डिस्प्यूट होगा कि यह वक्फ का है या दूसरे संपत्ति, उसमें कलेक्टर को इख्तियार दिया गया है कि वो फाइनल अथॉरिटी होंगे कि उसको डिसाइड करने वाले। तो इसमें ये अंदेशा है कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इसमें मन मुताबिक जो है कलेक्टर से जो है वक्फ संपत्तियों को पर जो है फैसला ले करके उसको अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकती है। ये एक है। तीसरा है कि वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के पावर को लग रहा है कि उसमें सीमित किया गया है। और चौथा है कि भाई वक्फ जो बोर्ड है उसमें प्रोविज़न किया गया कि 2 गैर मुस्लिम, वो हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ भी हो सकते हैं, वो मेंबर हो सकते हैं। तो जिस तरह से सिख लोगों का गुरुद्वारा प्रबंधक है, बहुत सारे मंदिरों का ट्रस्ट है, आप अपने बिहार में देख लीजिए महावीर मंदिर ट्रस्ट, जो कुणाल साहब जो पूर्व IPS और सीनियर IPS अफसर जो अभी कुछ दिन पहले डेथ कर गए, उनके चेयरमैन थे, तो उसमें कोई मुस्लिम दूसरा अदर देन हिंदू उसका मेंबर नहीं हो सकता। तो इस पर आपत्ति है कि भाई जब वक्फ ये जो है अल्लाह के नाम पर मुसलमान जो है करता है, तो इसका जो मेंबर भी मुसलमान ही होना चाहिए। ये भी अच्छा पॉइंट है। अगर वह हिंदू होता है तो सर क्या दिक्कत है उसमें? अब दिक्कत है कि एक गलत ट्रेडिशन आ जाएगा, गलत ये आ जाएगा, तब फिर कल मुसलमान भी दावा करेंगे कि हमको क्रिश्चियन मिशनरीज में मेंबर होना चाहिए, कोई कोर्ट में चले जाएंगे, कोई मंदिर में होना चाहिए, गुरुद्वारा, उसका मिस यूज हो सकता है। ये एक आगे के लिए खतरा है कि नहीं होना चाहिए। जब और जगह नहीं हो सकता है तो नहीं हो जाना चाहिए। मेन है ठीक इसमें से जो ये मेरा देख लीजिए, मैं ये 17/1/2025 को जो 18 को आए थे, ये मेरा हिंदी में, ये मैंने अपना आपत्ति दर्ज कराया था उससे पहले ईमेल के जरिए JPC को, क्योंकि मैं भी खुद पिछले 3 साल से अधिक समय से जो है अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट नंबर 1257
जो है उसका जो है सेक्रेटरी हूँ, तो बहुत कुछ वक्फ के बारे में जानता हूँ। 13/3/2024 को भेजा हूँ, वो मेरे टाइमलाइन पर भी मिल जाएगा। ये जब जेपीसी पटना आई थी उससे एक दिन पहले वक्फ बोर्ड को मैं लिखित हम लोगों से मांगा गया था कि आपको क्या लगा, तो वो भी दिया हूँ। ये आपका पूरा एक्ट है। तो उस हिसाब से अभी जो जानकारी मिली है कि 14 जो मामले हैं जिस पर था, 44 कुल विपक्ष द्वारा ये किया गया था, 14 को माना गया है। विपक्ष का आरोप है कि जो है जो सरकार के माने सहयोगी दल है उनके सुझावों को माना गया और विपक्ष के सुझाव को नहीं माना गया। तो उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी उसको होगा। मेन जो वक्फ जो होता है, वक्फ में वाकिफ जिसने अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी जायदाद वक्फ किया, वो किस नियत से किया, उस वक्फ डीड में क्या कहता है वो चलेगा। ना कि सरकार का कानून चलेगा, ना कोई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन कहेगा कि नहीं इस तरह से वक्फ। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट नंबर 1257, उसका जब वक्फ डीड हम निकाल के देखे, रुस्तम अली मरहूम रुस्तम अली साहब 30 एकड़ जमीन, तो उसमें स्पष्ट है कि इस जायदाद से जो आमदनी होगी वो कौम और मिल्लत के बच्चों में तालीम के लिए, उसके रोजगार के लिए उसको खर्च किया जाए। और आज देखिए आपको जो कि वहाँ हम लोगों ने उन्हीं की याद में उस स्कूल का नाम रुस्तम अली रख दिया। आज अभी वहाँ 264 बच्चे हैं। अभी फिर एग्ज़ाम हुआ अप्रैल से, अभी वहाँ 560 बच्चे बच्चियाँ इस कौम की मुफ्त में, एक पैसा खर्चा नहीं है, बेहतरीन तालीम हासिल करेगी। उसके अलावा हम लोग सरकार को वो लीज में दिए 30 साल के लिए, उसका हमको 77,500 रुपये हर महीने जो है ये देगी, मैंने सालाना क्या कहते हैं, सॉरी सालाना वो जो है, हाँ 77,505 एकड़ ज़मीन जो दिए 30 साल के लिए लीज पर, वो जो है हर महीने भुगतान करेगी वक्फ स्टेट को, और 5% के दर से हर साल उसमें वृद्धि होगा। और वहाँ जो 17 एकड़ ज़मीन जो अब खेती में था, उससे मात्र 50,000 रुपये सालाना आते थे फसल से, अब 5 एकड़ से हमें 77,000 आ जाएगा। कितने हमारे 560 बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगे। मार्केटिंग कम्प्लेक्स 2 बन रहा है वहाँ, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो मरहूम रुस्तम अली ने जिस नीयत के साथ, जिस सोच के साथ हम लोग तो उसको ज़मीन पर उतार रहे हैं, वहाँ मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनेगा, उससे पहले आप देख लीजिए वो ज़मीन दूसरे के कब्जे में था। लोग जो है लेटर पैड में लिख दिए थे और गैर कौम के लोग कब्जा, उसको कैसे वहाँ खाली कराया गया। और उसमें मेरा वोट बहुत कम, कुछ उस इलाके में बहुत कम हो गया कि मास्टर मुजाहिदी सब जो है ऐसा वैसा करता है, ये करता है। तो उसके बारे में गलत बोले, ये SC ST स्कूल खोल दिया, तो डिटेंशन सेंटर। तो मुझे नुकसान हुआ, वोट का मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि वहाँ एक इतना अच्छा शानदार इदारा कायम हुआ। और 1 साल में आप देखिएगा तो वो जगह और भी लगेगा कि कोई जो है शहर का एक जो है केंद्र बिंदु, उसमें हम लोग जैसे माइनॉरिटी के लिए B.Ed कॉलेज और चीज़ों पर भी लगे हुए। इसी शहर में देख लीजिए, यहाँ कुतुबगंज चूरी पट्टी में आज से 6-7 साल पहले सब कब्जा था, सब झुग्गी झोपड़ी, कोई टट्टी बेचते थे। आज देखिए आलीशान 10 करोड़ से बिल्डिंग खड़ा हो गया, 65 लाख से 4 दीवारी करने बनाने। अभी 10 करोड़ का प्रपोजल दिए, फिर से जो है वहाँ पुराना जर्जर मार्केटिंग कम्प्लेक्स जो है कि जगह पर नया बनने जा रहा है। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं भाई। ये नीतीश कुमार का स्कीम है वक्फ विकास योजना, और जो अभी जितने भी एक खानका मुजीबिया के सज्जादा जो है सैयद शाह समीम मुनवी साहब जो दुआ के नीतीश कुमार के अफ्तार में, उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं यहाँ नीतीश कुमार ने बिहार में वक्फ के लिए जितना विकास के लिए किया,
पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं किया है। और अगर अब भी कोई उम्मीद है कि इस वक्फ बिल पर, तो नीतीश कुमार से उम्मीद है। मैं उनके आंख में आंख डालकर जो है बात करने के लिए आया हूं, और उन्होंने पूरी मजबूती से दुआ से पहले अपनी बात वजीर आला के सामने में रखे। हम लोग भी उसको तायद किए। मुस्लिम जितने भी मुस्लिम संगठन है, इफ्तार पार्टी को जो विरोध किया था, बैकआउट किया था, तो क्या लगता है उनका सफल हो पाए विरोध बैकआउट? अब ये हम नहीं कहेंगे, ये सफल या असफल की बात नहीं है। उन लोगों ने, अब चिट्ठी को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने खुद नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि हम लोग आपके ये तंजीमें आपके इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। इमारत शरिया, इदारा शरिया, खानका मुजीबिया, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये नाम दिया हुआ था। किसी पब्लिक से ये अपील नहीं कहे थे कि जो है कि किसी को नहीं जाना। खानका मुजीबिया के सज्जादा नसी, जिनका नाम उस लिस्ट में है, वो खुद आए। इमारत शरिया के भी जो मुफ्ती सोहराब साहब, मैं तो नहीं जानता हूँ, वो भी गए थे। उसी तरह विपक्ष कह रहे हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बाइकआउट किया गया, कोई नहीं आया था। जो पार्टी पदाधिकारी की लोग, विपक्ष को क्या चाहिए? उनको वक्फ से थे। ठीक है, हमारे जो मिली कौमी संगठन है जो है, उनको हमदर्दी है, ठीक है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि उनका दर्द है। लेकिन विपक्ष को तो मेन वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए। वोट कैसे आएगा? तो बस जज्बात का कार्ड खेलो, हमेशा यही हुआ है। तो मैं उनकी बात को नहीं कर, ठीक है, जो किए हैं तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और उसमें भी अगर कोई बात रहेगा तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पार्टी में रह के लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। पार्टी में रह करेंगे तो फिर तो आप खिलाफ हो जाएंगे ना फिर पार्टी से? फिर ठीक है, पार्टी अगर समझती है कि खिलाफ होगा तो हम जमहूरियत में अपनी बात करने का, अभी हम लोग अपनी बात रखें ना। आपको इतना सारा ये जो है, आपको 17 जनवरी का है, ये आपको देख लीजिए 13-9 सितंबर का जेपीसी को दिया हुआ है। तो उसके बाद ये देखिए वक्फ का पूरा बिल है, ये अगस्त में हम लोग देखिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं खुद एक वक्फ का जिम्मेदार हूँ और जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। और हमने जो कर दिया यहाँ पर लहरा चौक में, वक्फ के 1.5 बीघा जमीन को कौन खुर्द-बुर्द करके बेच रहे थे? कौन उस जमीन को निकालने का काम किया? जहाँ माने, यहीं पर आप देख लीजिए कुतुबगंज में, आप अगर नहीं जाते 5-6 साल पहले, ये बनने से पहले वहाँ टट्टी का दुकान, तो कोई कब्जा करके घर द्वार बना के रह रहे थे। आज जो है उसी वक्फ के एक ज़मीन को, इमारत शरिया को हम लोग दे दिए हैं। ये जानकारी है कि नहीं? किशनगंज में, जिसमें पहले जो मिल्ली गर्ल्स हाई स्कूल जब वो बंद हो गया, उस बिल्डिंग को अमीर शरीयत जो है उनका ख़त आया था, हम लोग उसको अभी उसका एग्रीमेंट होने जा रहा है कि वहाँ इमारत शरिया पब्लिक स्कूल खोला जाएगा, दिए हैं हम लोग। तो सर इस तरह से बहुत सारे ऐसे जमीन होंगे जो पर कब्जा किया हुआ होगा अभी भी? एकदम होगा। आपके किशनगंज जिले में 58 रजिस्टर्ड वक्फ स्टेट हैं, समझ गए? और जो है उसमें हजारों एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन कब्जे में नहीं। हम तो सब लीडर्स को बोलते हैं, सब पार्टी के लीडर्स, एमएलए एमपी सबको, मैं भी रहूँगा, सब लोग आइए कि ये ज़मीन को कौन कब्जा किए हुए हैं? हमारे ही लोग कब्जा किए हुए हैं। आज जो कहा जा रहा है कि पूरे देश में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन 8,65,000 एकड़ से अधिक वक्फ की संपत्ति है। तो इसमें से सैकड़ों यूनिवर्सिटियां, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चल सकती हैं इनकी आमदनी से। सर विपक्ष कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल जो है, वो जो संशोधन किया गया, वो पूरे संशोधन को ही रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो बात नहीं। जो बात है कि जो चीज़ें उसमें गलत हैं उसको रद्द है, ऐसा कोई बात नहीं है कि पहली बार संशोधन हुआ। 1954 में हुआ, 1995 में आज तक का सबसे बड़ा संशोधन हुआ, 2013 में हुआ। जो गलत है गलत है। और मैं तो पहले ही बोल दिया कि वक्फ को अगर आप मानते हैं, वक्फ में न सरकार का कानून चलेगा न किसी तंजीम का। जिसने वक्फ किया है अपने कीमती जायदाद को, उसमें डीड में क्या लिखा हुआ है वो चलेगा, उनका विश चलेगा, उनका विल चलेगा। हम लोग मेन डीड मायने रखते हैं। हाँ,
उसमें वक्फ में वही है वाकिफ, लिखा गया वो किस इरादे के साथ, वो अगर किसी को दान भी तो कर सकते थे, वक्फ किए तो अल्लाह के नाम से, और किस उद्देश्य के लिए, तो उसको फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पर अब बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और लोग भी यहाँ अंजुमन के जिम्मेदार थे, और लोग, उन लोगों ने क्या काम किया, उनके टाइम में कितना ज़मीन खाली हुआ, ज़रा वो भी पता कर लीजिए, उनका भी हिसाब किताब ले लीजिए, मेरा भी ले लीजिए। 3 साल से हैं, आज उसके अकाउंट में कितना रुपया है, उनके टाइम में खाते में कितना था, हर साल के हिसाब में यही आता था कि खसारा है। अच्छा, आज वही वक्फ बिल मतलब संशोधन के खिलाफ बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले वक्फ जमीन को लेकर कुछ नहीं कर रहा था, जो कि कब्जा अदर जगह कब्जा किया हुआ था, आज भी करने की जरूरत है ना। अब सबसे ज्यादा कौन, हम लोग ही ना, गैर कौम तो बहुत कम है। अपने लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकारों ने कब्जा कर रखा है। आपको जो है, आप इतिहास उठा के देखिए, जब हैदराबाद में खान वक्फ स्टेट 1400 एकड़ जमीन मल्टीनेशनल कंपनीज को कांग्रेस के रीजन में दे देगा, जो जगन रेड्डी के पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, जबकि उसको जो है ट्रिब्यूनल रद्द कर दिया, जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है वो उस डील को रद्द कर दिया, हाई कोर्ट से स्टे लग गया, हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार दिया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के आज भी वो जमीन उसको। उसी तरह जब चंद्रबाबू नायडू आए तो 500 एकड़ जमीन हैदराबाद क्या कहते हैं एयरपोर्ट को, ये इतिहास है, इसको आप जान लीजिए। सर, आज पटना में आज धरना प्रदर्शन होने वाला है, जितने भी मुस्लिम संगठन है, ज़्यादातर मुस्लिम संगठन है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, वो लोग अपने, सब लोगों को अपने अपने स्तर से कोशिश करना चाहिए। वो लोग जिन बातों पर आपत्ति है वक्फ बिल पर, वो लोग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ये उनका अधिकार है, हक है कि शांतिपूर्ण ढंग से सबको अपनी बात रखने का ये है। मैं जहाँ हूँ, मुझे भी कोशिश करना चाहिए पूरे ईमानदारी के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। जो विपक्ष के लीडर है उसको भी ईमानदारी से कि वक्फ की संपत्ति कैसे बचे, ये जो ज़मीनें कब्जा हैं वो कैसे वापस हो, ईमानदारी से। सर, क्या लगता है कि आने जैसे 2020 विधानसभा चुनाव के समय एनआरसी एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के शायद किशनगंज में भी हवा चली, 2025 में ये ऐसा मुद्दा तो नहीं बनने वाला है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, विपक्ष तो चाहेंगे ही भाई, उनके पास तो कोई काम का मॉडल नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है, तो ये जज्बाती बातों पर वो चुनाव लड़ते हैं। मैं जज्बात की राजनीति नहीं करता हूँ, जब भी चुनाव लड़ा हूँ, जब भी लड़ा हूँ, मेरे लिए एमएलए एमपी बनना जो है ये सियासत में आने का कोई मकसद नहीं है। नौकरी छोड़ करके कुछ करने के लिए बहुत कुछ किया हूँ, और अभी भी मेरे एजेंडे में है एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना, उसके लिए लगातार केंद्र से लेके यहाँ जो है कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले संजय झा जी से मिले थे मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और हमारे पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो मुख्यमंत्री ने उनको कहा है कि आप दिल्ली में एनएमसीजी जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है उसको, और जो है आपको उसी तरह से शिक्षा विभाग जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और पाटिल साहब जल शक्ति मंत्रालय हैं, परसू करके हम लोग कोशिश में है कि उसका जो पोस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग सब हो, क्योंकि ज़मीन देने के 3 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, ना पोस्ट सेंक्शन हुआ ना फंड रिलीज हुआ, झूठा शिलान्यास करके लोग चले गए। तो जो कुछ भी किए नीतीश कुमार जी ही किए, और आपको 136.82 करोड़ का जो शिलान्यास हुआ, उस डेट में आप आरटीआई मांग लीजिए कि 30 जनवरी 2014 को न फंड सेंक्शन था, न फंड रिलीज था, न योजना सेंक्शन था। तो पहले काम हो, योजना सेंक्शन होता है, टेंडर न शिलान्यास होता है। तो ये बोर्ड खोल करके चला गया लगे? जी, बोर्ड लगा के चले गए, और न 3 साल में एक पैसा दे पाए। और आपको एक बता दूं अच्छी खबर कि अभी लगातार हम लोग जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 अप्रैल को बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं श्री अमृतलाल मीना जी की अध्यक्षता में एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए, एएमयू किशनगंज सेंटर
के डायरेक्टर, एएमयू जो अलीगढ़ के रजिस्ट्रार और जल संसाधन विभाग जो बिहार सरकार और जो उसके अलावा एनएमसीजी के पदाधिकारी सबके साथ वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं इसी 7 अप्रैल 2025 को। ये हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसका चिट्ठी भी जारी हो गया है। ये हम लोगों का सपना है कि ये काम पूरा हो जाए तो ये एमएलए एमपी बनने से ज़्यादा मेरे लिए खुशी होगा। मैं एमएलए एमपी बन जाऊं और ये काम नहीं कर पाऊं तो ये कोई मतलब नहीं। इसलिए चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं है। हम लोग काम के लिए आए हैं, काम जो किए हैं तो वो कोई भी मुकाबला, कोई भी पॉलिटिशियन मुकाबला कर ले, जो है आरटीआई से मंगा ले, रोड, सड़क, पुलिया, जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके बिजली के क्षेत्र में कर ले। अगर कोई आगे निकल जाएगा तब बात बोलिए। आज भी नहीं है फिर भी लगे हुए रहते हैं रात दिन। तो ये मेरा सपना है, ड्रीम है, इलाके को जो है आगे बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज जिले को और विकसित कराना, आगे बढ़ाना, सभी जाति धर्म, हिंदू मुसलमान सब के बीच में भाईचारे को बढ़ाना। ये नहीं कि अपने एमएलए एमपी बनने के लिए जो है जज्बाती नारे में खेल करके सिर्फ अपनी चुनावी जो है नैया पार लगाना, ये मेरे राजनीति का कभी हिस्सा नहीं है। मैं लगातार अभी कोशिश में हूँ कि अभी एक प्रपोजल गया है कि शीतल नगर झील लगभग जो है 50 एकड़ से ऊपर है, उसमें 10 एकड़ जो है एक्वायर भी करना है। उस झील को जो NH 327 पे एक पर्यटक स्थल के रूप में, जिस तरह से मिथिला हाट है जो आपका मधुबनी जिला में, के यहाँ सुरजापुरी हाट के रूप में विकसित करना, एएमयू को फंड दिलाना, और जो है कुछ मामले हैं यहाँ पर जो एक माइनॉरिटी जो है बीएड कॉलेज खोलना, डिग्री कॉलेज, यही मेरा उद्देश्य है। एमएलए एमपी बने नहीं बने, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर किसी बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं। पहले जो बीएड कॉलेज के लिए तो हम लोग अगर ज़मीन भी अगर मांगेंगे तो हम लोग लीज पर वक्फ की ज़मीन दे देंगे माइनॉरिटी बीएड कॉलेज के लिए। और डिग्री कॉलेज की जहाँ बात है, जहाँ पहले सरकार का नियम था कि डिग्री कॉलेज जो है अनुमंडल स्तर पर, तो किशनगंज जिले में एक ही अनुमंडल, अब सरकार ने उस नियम को शिथिल कर दिया है कि आप प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज जो है खोला जाएगा। तो उसमें यहाँ पर 7 प्रखंड है तो कम से कम 7 डिग्री कॉलेज यहाँ